देखिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री आज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री थोड़ा सा पीछा रह गया है, तो अब उस पर आया जाए। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हमने आपको GIJ का पूरा नेचर बता दिया था। GIJ में हमने एक एक पैराग्राफ में आपको प्रूफ कराया था। GIJ में बताया था कोवेरिएंट है, सेकेंड ऑर्डर का, सिमेट्रिक टेंसर है, ये भी आपको बता दिया था। मतलब उसकी एक एक प्रॉपर्टी को हमने अलग अलग करके आपको प्रूफ करा दिया था, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन सेट है, वो क्वेश्चन सेट आपके बुक में दिया है और खूब आता है, ठीक है। हम उसको अब करा रहे हैं, ठीक है। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। लिखिए क्वेश्चन सेट, क्वेश्चन सेट पूरा आज हम करा देंगे इसका। एक टाइप का पैटर्न पे है क्वेश्चन, उसको लिखिए। कैलकुलेट द फंडामेंटल टेंसर, कैलकुलेट द फंडामेंटल टेंसर GIJ, कैलकुलेट द फंडामेंटल टेंसर GIJ and its reciprocal GIJ and its reciprocal GIJ। देखिएगा दोनों कैसे लिखा गया है, ये फंडामेंटल टेंसर है, ये उसका रेसिप्रोकल है। एंड इट्स रेसिप्रोकल GIJ for the given metric, for the given metric ds square is equal to 2dx1 square plus 3dx2 square plus 5dx3 square plus 4dx1 dx2 minus 6 dx2 dx3 plus 2 dx1 dx3। अरे त्यौहार का टाइम है, घूमने दीजिए। परसों पढ़ा के पढ़ाई करिए भाई, घर वर करना मुंह बहुत मत पालिए। डालिए सल्यूशन, इतना कोरोना में घर पे रह लिए हैं, अब पढ़िए। कुछ रखा नहीं है जीवन में, पढ़ लिख लेंगे ना कुछ बन जाएंगे। देखिए सबसे पहले ये जो दिया रहता है इसको लिखने का तरीका देखिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ds स्क्वायर इज इक्वल टू 2dx1 का स्क्वायर प्लस 3dx2 का स्क्वायर प्लस 5dx3 का स्क्वायर। आधा करिए इसको, आधा करेंगे तो 2dx1 dx2 प्लस 2dx2 dx1। देख लीजिए कुछ गलत तो नहीं लिखे हैं। ये कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन की सॉरी ये आपका कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा, वापस से dx1 dx2 हो जाएगा, दोनों ऐड होकर के एक ही चीज़ देंगे। मतलब हमने इस एक्सप्रेशन की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक। इसको देखिए, आधा करेंगे तो -3dx2 dx3, चूँकि माइनस है तो माइनस के साथ 3dx3 dx2, इसकी जगह हमने ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिखा है। अब इसको लिखेंगे, आधा करेंगे तो प्लस dx1 dx3 प्लस dx3 dx1, ठीक है। इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम कंपेयर करने चल रहे हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय ds स्क्वायर इज इक्वल टू GIJ dxi dxj, जहाँ i कॉमा j का मान होगा, 3 इंडेक्स है 1 2 3, तो केवल 1 2 3 कॉमा वी गेट। चलिए कंपेयर कराइए। सबसे पहले 1 1 रखेंगे, फिर 2 2 रखेंगे, फिर 3 3 रखेंगे, फिर 1 2 2 3 3 1 2 1। नहीं समझ पाए तो पहले 1 1 रखेंगे, 2 2 रखेंगे, 3 3 रखेंगे, 1 2 रखेंगे,
1 3 रखेंगे, 2 3 रखेंगे, इसको चेंज करेंगे तो 2 1 रखेंगे, 3 1 रखेंगे, 3 2 रखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे तो G11 की वैल्यू G11 dx1 dx1 मतलब dx1 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 2, है ना। ठीक इसी तरह से G22 रखेंगे तो G22 का मतलब dx2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, G33 रखेंगे मतलब dx3 का क्यूब मतलब 5, फिर G12 का मतलब dx1 dx2 2, ठीक, फिर dx2 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 1 2 हो गया, 2 1, D2 1 का मतलब G21 इज इक्वल टू 2। कहा था सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होता है मतलब Gij का मान Gji के बराबर होता है। देख लीजिए G12 का मान G21 के मान के बराबर आया है। उसके बाद G13 वाला इंडेक्स ये रहा, कोफिशिएंट कितना होगा 1, G31 का इंडेक्स ये रहा, कोफिशिएंट कितना आया 1। उसके बाद G23 का कोफिशिएंट -3, G32 का कोफिशिएंट भी -3। ये हमने इसके सारे कोफिशिएंट्स लिख डाले। ठीक है, आपसे कहा है इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले फंडामेंटल टेंसर बताना है। फंडामेंटल टेंसर होता है Gij, ठीक है, हेंस फंडामेंटल टेंसर इज, हेंस फंडामेंटल टेंसर Gij इज, देखिए Gij का मान होता है, आपको पहले बता दिए, ये एक आपका डिटर्मिनेंट बनता है ना। चूंकि i और j का मान 3 तक है तो 3 तक ही लीजिए। G11, G12, G13, G21, G22, G23, G31, G32, G33, ठीक, मान रख दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट Gij इज इक्वल टू, मान रख रहे हैं पहले, G11 का मान रखेंगे तो 2, G12 का मान रखेंगे तो 2, G13 का मान रखेंगे तो 1, ठीक, G21 का मान रखेंगे तो 2, ठीक, G22 का मान रखेंगे तो 3 और G23 का मान रखेंगे तो -3, ठीक है। उसके बाद देखिए G31 का मान रखेंगे तो 1, G32 का मान रखेंगे तो -3 और G33 का मान रखेंगे तो 5। तो अगर आपसे कहीं पूछे कि Gij निकालिए तो ये होता है Gij, ठीक है। फिर देखिए आगे कह रहा है इसका रेसिप्रोकल बताओ। आपको कई बार बताया रेसिप्रोकल का तब निकलेगा जब इसका मॉड्यूलस वैल्यूज नॉन जीरो बराबर हो, ठीक है, निकलवाइए। नाउ चलिए Gij की मॉड्यूलस वैल्यू निकालें। मॉड Gij, इसको हम लोग साधारण भाषा में क्या कहते हैं, G इज इक्वल टू, सॉल्व करवाइए भाई, हमको तो नहीं आता है। सबसे पहले 2 के करस्पॉन्डिंग करेंगे, 2 अंडर ब्रैकेट, इसको ढक देंगे, 15 माइनस प्लस 9, है ना, -9, क्लियर। उसके बाद बीच वाला माइनस के साथ आता है -2, ठीक है, -2 ढक दीजिए, 5 2 = 10 प्लस 3, 10 प्लस 3, उसके बाद प्लस के साथ 1 और 1 के साथ ब्रैकेट में लिखाएगा -6 -3, है ना, -6 -3। आपको आता है ना ये सॉल्व करने, डिटर्मिनेंट पक्का, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फिर मिलेगा दिस इम्प्लाइज G इज इक्वल टू 2 इंटू इसकी वैल्यू 9 6 15 -2 इंटू 13 प्लस 1 इंटू -9, सॉल्व करवाइए। दिस इम्प्लाइज G इज इक्वल टू 12 माइनस 13 दूनी 26 -9। जो रिजल्ट आएगा
वो हमको बताइएगा, वो डैम श्योरली 0 के बराबर नहीं होगा। दिख रहा है कि वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इसका रिजल्ट आया -23, वो 0 के बराबर नहीं होगा। जब आपने ये कंफर्मेशन दे दिया कि वो 0 के बराबर नहीं है, तभी आप उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। अब हम इसका रेसिप्रोकल निकालने की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल का फॉर्मूला होता है, नाउ द रेसिप्रोकल टेंसर GIJ इज गिवन बाय, GIJ को निकालने का तरीका है GIJ इज इक्वल टू कोफैक्टर, क्यों भाई, ऑफ GIJ इन G अपॉन G, ये बताया गया है। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड खाली कराइए तो फिर हम आप लोगों को कोफैक्टर निकालना बताएं। उतार लीजिए सच। कोर्स की आप लोग चिंता मत करिए, कोर्स आपका बहुत ढंग से चल रहा है। मेरे लिए भी एक्सप्लोजर था, हमको भी पता चला कि हाँ इतने समय में इतना ख़त्म हो सकता है, उसके लिए परेशान मत होइए। भाई फिज़िक्स और केमिस्ट्री हमने इसीलिए ऑफलाइन नहीं चलवाया। हम कह रहे 4 बजे भी आप कॉलेज से छूटे, हमको ज़्यादा वो 4 से 8 हम बैठा लेंगे। 4 घंटा एक दिन में पढ़ाई आपके एक्स्ट्रा क्लास के इक्विवेलेंट हो गई। जहाँ ऑनलाइन चल रहा है वहाँ पे ये चीज़ अभी भी वही आपका जूम मीट ऐप पे चल रहा है, उसमें कॉन्वर्सेशन क्लियर है ही नहीं, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। एक मैं उनका नाम सुन लीजिए आप, खान सर। हाँ हाँ, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं खान सर। हम फिलहाल कभी पढ़े नहीं, हम जानते नहीं हैं, बस नाम सुने उनका। वो तो सब तैयारी के लिए पढ़ाते हैं। खान सर है। वो आई तैयारी करते हैं। ज़िंदगी में अपना कर्म करते चलो, फल ऊपर वाला बैठा है देने के लिए। क्या मिलेगा ना बहुत नहीं सोचना चाहिए, क्या कर रहे हैं ना उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर हम ये सोचने लग गए कि क्या कर रहे हैं तो क्या मिलेगा वो आपका फिक्स है। सोचिए मेरी तो किस्मत इतनी ख़राब थी, एग्ज़ामिनेशन में हमको पता था ये क्वेश्चन आएगा, खुद यूनिवर्सिटी के टीचर बताए थे, खूब पढ़ के गए, तब भी वो क्वेश्चन गलत हो गया अंत में। तो मेरा तो कुछ भाग्य ही ऐसा था कि अगर हमको पता चल जाए वो आने वाला है, वो डैम श्योरली मेरा पेपर में गलत होता था। मतलब कुछ भाग्य ही मेरा ऐसा लिखवा कर आए थे, और जिसको हम अपने कॉन्फिडेंस पे करते थे कि नहीं ये भाई हम पढ़ के गए हैं, वो चीज़ अपने आप सही होती थी। जब गलत हुआ था तो बड़ा मन दुखी हुआ, बाद में हम यही समझे हो सकता है हमको पता था कि वो आने वाला, तो उतनी मेहनत हम उस पर किए ही नहीं जितनी हमको कायदे से करनी चाहिए थी। तो ये मेरा भाग्य था, इसीलिए हमको उस पर नंबर कट गया मेरा।
बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं ना जीवन में जो इंसान का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा देती हैं। एक तो ये जो 3 एडमिशन हुए, इससे हमको एक कॉन्फिडेंस ज़रूर आया, कुछ प्लस पॉइंट होगा, कुछ मैसेज ज़रूर मार्केट में जा रहा होगा, तभी बच्चे आ रहे हैं। हम क्या बोले, इस साल हमको बच्चे नहीं, हमको केवल नाम चाहिए, बच्चे हमको अगले साल मिल जाएंगे। ठीक है, मार्केट पब्लिसिटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और वो आपकी मेहनत है। बात जो 3 एडमिशन हुए हैं वो कोई संस्था छोड़ करके हुए हैं, सर्वोत्तम के बच्चे आए, तो उससे हमको क्या हुआ कि हमको ये पता चला कि सर्वोत्तम में किस कमी को छोड़ करके आए हैं, इसका हमको पहले भी डाउट था। तो एक हमको कॉन्फिडेंस ही आया कि मेरा ना जुड़ने का डिसीज़न कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहा, जुड़ते तो शायद फिर वही चीज़ रहती जो पहले थी। आप कुछ देना चाहें और आप ना दे पाएँ किसी संस्था के अंडर में, उससे अच्छा लग हो जाएगा। अगले साल सब बात हो गई है, फरवरी से कंस्ट्रक्शन शुरू करा देंगे वहाँ, सब अगले साल से सब शुरू करा देंगे। आज हमको किसी एक ऐसे बंदे ने फ़ोन किया जिनसे हमने बात की थी पढ़ाने के लिए, उन्होंने हमको हाँ किया था, उनके बारे में हमको किसी ने फिर बताया भी कि अगला बंदा बहुत ठीक नहीं है, वो बहुत लोगों को चीट कर चुका है, बच्चों को ले जाता है, चीट कर लेता है। फिर भी हम कहें कि अरे ठीक है, मेरे में गट्स होगा तो बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने किसी रीज़न से हमको मना कर दिया कि ऐसे वैसे ये बात है वो बात है। आज फिर उनका चल करके फ़ोन आया कि हम पढ़ाना चाहते हैं आपके। हम क्या सर हम तो रख लिए, क्या अच्छा किसको, हम क्या है एक जनी मेहनती बहुत है उनको रखे हैं। ठीक है, क्या बोले कि जब कोई आगे बढ़ता है ना मैम, तो उसको रोकने के लिए बहुत से लोग तैयार रहते हैं, उसकी निंदा करने के लिए, उसको रोकने के लिए। तो आपको अब ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमको उनकी बस बात से क्या लगा कि शायद भाई मार्केट हम नहीं जानते हैं ना, मार्केट हम घर से कहीं निकल रहे हैं, मार्केट आप लोग जानते हैं, कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ पॉजिटिव हो। तभी उन्होंने हमको दोबारा फ़ोन करके ये बात कही। हम किसी बच्चे से बात नहीं करते हैं, हम क्या बोले, हम अपने क्लासमेट से बात नहीं करते, तो हम इतने रिजर्व रहते, तो बच्चों से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। आप लोगों में भी कोई हमको फ़ोन करेगा तो आप लोगों का नाम ऑफलाइन 1, ऑफलाइन 2, ऑफलाइन 3 नाम से सेव है, ऑनलाइन 1, ऑनलाइन 2, ऑनलाइन 3 नाम से सेव है, फ़ोटो से पहचानते हैं। ठीक है, हम नाम से सेव ही नहीं किए क्योंकि हमको पता है वो मेरा नेचर ही नहीं है कि हम कर पाएँ, इसीलिए उनको हम वही बोलते हैं, उनका नाम नहीं याद है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, उसी नाम से सेव किए। ये ऑनलाइन 4 हैं, इनका पता है हमको, ऑफलाइन 4 है, और बाकी ऑनलाइन 1, ऑनलाइन 2 और आगे 3rd ईयर 2nd ईयर ऐसे सेव कर रखे हैं। तो मेरा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन आप लोग मार्केट में बैठे हैं तो हमेशा यही कहें, कोई चीज़ पता चले तो हमको बताइए, हो सकता है हम सुधार ला सकें, क्योंकि हम खुद सीख रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ ये है, सुधार लाएंगे तो कुछ हम भी अच्छा कर ले जाएंगे। वो उनकी क्वालिटी है, वो मेरे अंदर अभी नहीं आई है। देखिए, मतलब रखना और बतियाना 2 चीज़ों में अंतर है। मेरा मतलब ये है कि जो मेरे यहाँ के बच्चे कुछ करें, लेकिन हम खाली पीली बतिया नहीं सकते उनसे। आप लोग यहाँ आते हैं, कितनी बार हम आप लोगों को रोक के आपसे बात किए होंगे, कभी नहीं, वो नेचर नहीं है मेरा। और जब हम बेला में पढ़ाते थे तब भी क्लास के किसी बच्चे से हम इंटरेक्शन नहीं रखते थे कि कोई हमसे बात करे या हम किसी को फ़ोन करें, हम किसी से बात करें, कभी नहीं। नेचर की बात होती है। और हम जब पढ़ते थे तब भी हम किसी टीचर से बात नहीं करते थे, जब हम स्टूडेंट थे तब, चाहे मेल चाहे फीमेल। बात उसकी है ही नहीं, बात इसकी है कि वो अध्यापक है। मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए कि हम उनसे बात करें। बच्चा तो बच्चा ही रहेगा ना। चलिए आप निकलवाइए इसमें GIJ, देखिए कैसे निकालेंगे। कुछ हम निकाल रहे हैं, कुछ आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम G11 निकालेंगे। G11 निकालेंगे तो आएगा कोफैक्टर ऑफ G11 इन G अपॉन G इज इक्वल टू G11 का कोफैक्टर, G11 ये, इसका कोफैक्टर ये मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 ज़ा 15
-9, 15 -9 अपॉन -23, कुल मिलाकर के आएगा 6/23। ठीक, उसके बाद G12 निकालेंगे तो मिलेगा को फैक्टर ऑफ G12 इन G अपॉन G। G12 का को फैक्टर मतलब इसका माइनस के साथ आएगा, माइनस के साथ 10 -3, माइनस के साथ 10 माइनस +3 अपॉन -23। ठीक, ये 13 प्लस के साथ 13/23। ठीक, उसके बाद G13 का निकालेंगे तो आएगा को फैक्टर ऑफ G13 इन G अपॉन G इज इक्वल टू G13 -6 -3, -6 -3 अपॉन -23, 9/23। ठीक, G21 तो देखिए प्लस माइनस माइनस आ जाएगा पहले ही, इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे। ठीक है, इसको और इसको, तो आपको मिलेगा 10 + 3, माइनस मिल करके प्लस 10 + 3 अपॉन -23, मतलब 13/23। आप कहते थे कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, वैल्यू सेम आनी चाहिए, मतलब एक दूसरे का सिमेट्रिक होता है। देखिए वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हैं कि G22 का मान निकाल लिए, G23 का मान कह दीजिएगा G32 के बराबर होगा, मतलब ऐसे भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, उतारना शुरू करिए, करके दिखाइए हमको। MGPG खुल गया है ना, जरा पता करिएगा BSc सेकेंड ईयर में कैलकुलस की जगह LPP पढ़ा रहे हैं क्या? जो आप सिलेबस हमको दिखाई थी उसमें अगर देखें तो BSc फर्स्ट ईयर नहीं, हमको आज एक बच्ची ने बोला है, उसने सिलेबस भेजा तो हमने क्या देखा, BSc फर्स्ट ईयर में ऊपर लिखा है 19 से 20, सेकेंड ईयर में लिखा है 20 से 21 और थर्ड ईयर में लिखा है 21 से 22। देखिए मैम, जो फर्स्ट ईयर वाले ये आए हैं, सेकेंड ईयर का बदल चुका, जो पीछे हैं हम पढ़ रहे हैं पीछे बच्चे, उन सब का बदला, लेकिन हम लोगों का जो थर्ड ईयर वाला था वो वही है जो पुराने पढ़े थे। नहीं, और जो आपके अब सेकेंड ईयर के बच्चे आए हैं वो क्या पढ़ रहे हैं नया? हाँ, वो भी नए पढ़ेंगे, उन सबका बदलेगा ना उनका। तो उनका बदलेगा तो LPP फिर थर्ड ईयर में भी चलेगा, सेकेंड ईयर में भी चलेगा। अभी हमको नहीं पता, थर्ड ईयर वाले पढ़ेंगे। आप पूछिएगा, क्योंकि वो बच्ची बोली, सेंट जोसेफ की एक बच्ची का फ़ोन आया था, वो बोली पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं और महाराणा प्रताप जंगल दूषण में नया सिलेबस पढ़ा रहे हैं। तो नए से क्या होगा कि थर्ड ईयर में भी LPP चलेगा और सेकेंड ईयर में भी LPP चलेगा, तो ये कैसे पॉसिबल है भाई? यूनिवर्सिटी का हमको पता करिए, हम भी खैर आज सर को फ़ोन करके पता करते हैं। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे वही हर जगह जाएगा। हम यही बोले, हम क्या, हमको दिक्कत नहीं भाई, थर्ड ईयर मेरे यहाँ पढ़ेगा ही, हम पढ़वा देंगे आपको, कोर्स सेम है सिलेबस, लेकिन पता तो चले क्या है। समझ में आया है क्वेश्चन?
ठीक है, अब इसके बाद मेरे ख्याल से सब रिपीट कर जाएगा। ये कुछ गड़बड़ आया है 2 3 वाला। 3 2 ज़ा 6 -2, ये 8 हो जाएगा ना। बाकी निकालेंगे इससे तो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। G31 इज इक्वल टू G13, 9/23। G32 इज इक्वल टू G23 इज इक्वल टू G23 की वैल्यू आई है -8/23। G33 ये आपको निकालना पड़ेगा ना। G33 कोफैक्टर ऑफ G33 इन G/G, बताइए कितना आया? माइनस अब इसको भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। हेंस Gij इज इक्वल टू G11, G12, G13, G21, G22, G23, G31, G32, G33। This implies Gij इज इक्वल टू G11 का मान -6/23, G12 का मान 13/23, G13 का मान 9/23, G21 का मान 13/23, G22 का मान -9/23, -8/23, 9/23 -8/23 -2/23। ये आपका कंप्लीट रिजल्ट कहलाएगा। करने आ ही गया होगा समझ में। अभी इसका एक्सटेंशन भी मिलेगा आगे चल करके, मतलब स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए कैसे कर रहे हैं। नहीं, इन्वर्स तभी पूछेगा जब वो नॉन ज़ीरो, अगर ज़ीरो होने की कंडीशन में इन्वर्स पूछेगा ही नहीं आपसे। हो गया भाई? एक आध होमवर्क इस पे लिख लीजिए, जैसे अगर आए तो आप लोग कर सकें। हो गया आपको का? हो गया आपका भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द लाइन एलिमेंट ds is given by, the line element ds is given by, the line element ds is given by, नीचे से लिखिए ds स्क्वायर इज इक्वल टू 5 dx1 का स्क्वायर प्लस 4 dx2 का स्क्वायर माइनस 3 dx3 का स्क्वायर प्लस 4 dx1 dx2 माइनस 6 dx2 dx3।
ये पहला था। दूसरा ds स्क्वायर इज इक्वल टू 5 dx1 का स्क्वायर प्लस 2 dx2 का स्क्वायर प्लस 3 dx3 का स्क्वायर प्लस 4 dx1 dx2 माइनस 2 dx2 dx3। हो गया। इन दोनों ही एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं कि 1 3 का एलिमेंट नहीं है ना, तो 1 3 का जो कोफिशिएंट होगा मतलब G13 या G31 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। गलती आप लोग एग्जामिनेशन में कहाँ करते हैं, यहाँ से 2 पार्ट नहीं करते हैं। अभी हम बताए थे 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, आधा करेंगे 2 आएगा, एक dx1 dx2 के साथ लिखेंगे, एक dx2 dx1 के साथ लिखेंगे। देखिएगा मतलब इस टर्म को ऐसे लिखा जाएगा 2 dx1 dx2 प्लस 2 dx2 dx1। कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा, वापस से यही चीज़ बन जाएगा, लेकिन इसको हमेशा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे तो 2 का आधा करेंगे तो 1 मिलेगा, तो -1 dx2 dx3 -1 dx3 dx2। इसको आधा करेंगे तो -3 मिलेगा, -3 dx2 dx3 -3 dx3 dx2। ठीक है, और d1 और 3 वाले टर्म क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तब आपसे कह रहा है कि इसमें कैलकुलेट करिए Gij एंड Gij। ठीक है, लिखिए कैलकुलेट, 0 कर देंगे कोफिशिएंट। कैलकुलेट Gij एंड Gij। एक में Ij नीचे है, एक में Ij ऊपर है। कैलकुलेट Gij एंड Gij, एक में ऊपर एक में नीचे। हो गया भाई, आगे बढ़े, कर लेंगे ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फॉर आ स्पेस V2, फॉर आ स्पेस V2, फॉर आ स्पेस V2 in which G11 is equal to E, G12 is equal to F, G22 is equal to G। ये किसी V2 स्पेस में दिया गया। V2 का मतलब I और J का मान 1 लेंगे या फिर 2 लेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं लेंगे। 2 डायमेंशन है तो Ij का मान 1 2, 3 डायमेंशन है तो Ij का मान 1 2 3, 4 डायमेंशन है तो Ij का मान 1 2 3 4, n डायमेंशन है तो Ij का मान 1 2 3 4 एंड सो ऑन n तक। तो कह रहा है देन प्रूव दैट G is equal to Eg minus F square and G11 is equal to G by G, G12 is equal to F by G, G22 is equal to E by G। ये आपको प्रूफ करना है। ये आप अगर अनसॉल्व में देखेंगे तो कई साल आपको मिला हुआ दिखेगा। आता कम मार्क्स में ये है कुछ नहीं, लेकिन बिना पढ़े उसको कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है आप लोगों के लिए। हो गया, हिंट ले लीजिए, करिएगा खुद से। ठीक है, सबसे पहले लिखिएगा इन अ 2 डायमेंशनल स्पेस गिवन दैट, ये चीज़ लिखिएगा। फिर कहिएगा दिस इम्प्लाइज दैट G21 इज इक्वल टू, G21 का मान G12 के बराबर होगा, इसका मान भी कितना हो जाएगा F। फिर लिखिएगा हेंस फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर Gij इज गिवन बाय, हेंस फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर Gij इज गिवन बाय, Gij का मान लिखेंगे 2 डायमेंशन है तो G11 G12 G21 G22।
दिस इम्प्लाइज Gij का मान मिलेगा G11 का मान E, G12 का मान F, G21 का मान F, G22 का मान G। ये मिल गया। आगे आपसे कहा है नाउ G हम निकालने चल रहे हैं। G आपको पता है G का मतलब होता है मॉड ऑफ Gij। क्यों भाई? मतलब इसकी मॉड्यूलस वैल्यू। मॉड्यूलस वैल्यू निकालते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के साथ इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो मिलेगा आपको इज इक्वल टू EG माइनस एफ स्क्वायर। एक एक्सप्रेशन प्रूफ हो गया है ना। उसके बाद कहिएगा हैंस, ये नॉट इक्वल टू 0 है, हैंस रेसिप्रोकल फंडामेंटल मेट्रिक टेंसर Gij is given by, hence fundamental reciprocal fundamental metric tensor is given by, सबसे पहले क्या निकालते हैं G11, क्या मिलेगा कोफैक्टर ऑफ G11 in G upon G। दिस implies G11 is equal to इसका कोफैक्टर, तो इसको ढकेंगे इसको ढकेंगे, क्या बच गया G, कैपिटल G अपॉन स्मॉल g। फर्स्ट पार्ट ये प्रूफ हो गया। G12 निकालेंगे तो कहेंगे को फैक्टर ऑफ G12 इन G अपॉन G। मेरे ख्याल से रिजल्ट कुछ गलत दे रखा है। जैसे ही आप G12 का को फैक्टर निकालेंगे इन दोनों को ढक देंगे, क्या आएगा F, लेकिन कैसे साइन के साथ, माइनस के साथ। ठीक है, ठीक है, आपके समझ में आया माइनस क्यों आया। उसके बाद G21 ऐसे ही निकाल लीजिएगा। G21 का मान G12 के मान के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों कैसे होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। उसके बाद जैसे ही आप G22 निकालेंगे तो G22 में कहिएगा को फैक्टर ऑफ G22 इन G अपॉन G। मेरे ख्याल से ये भी माइनस ही आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस आएगा। ढकेंगे इसको, क्या दिख रहा है E, तो E अपॉन G। अब बताइए हो जाएगा, मतलब गारंटीड है। इतना आसान क्वेश्चन बिना पढ़े एग्जाम में तो बच्चे नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्यों, क्या लॉजिक है नहीं कर पाते हैं। खूब आता है ये वाला क्वेश्चन, एज अ हिंट उतार लीजिए, कर लीजिएगा। KBG सर, हमको कोई कहता है पढ़ाने के लिए, हम सब पढ़ा देंगे, बस BSc फर्स्ट ईयर का मैथ्स 4th पेपर नहीं पढ़ाएंगे। इतना गंदा वो हमको लगता है, इतना वाहियात वो पेपर हमको लगता है, काम का ना काज का। बस वो BSc फर्स्ट ईयर में था, उसके बाद कभी उसका आया भी नहीं। वो एकदम मनहूसियत भरा पेपर है। पता नहीं, हो सकता अब तो कोर्स कम हो गया हो। मेरे टाइम में तो 25 चैप्टर भर भर के एकदम मर जाओ जी प्राण दे दो तब भी ना ख़त्म हो। सबसे मनहूस किताब हमको अपने जीवन में वो लगी। ऊपर से और मनहूसियत हो गई थी एग्जामिनेशन में कि सब बिना पढ़ा हुआ आ गया था, तो हमको तो जो नफ़रत उससे मची थी, हम कि हम तो छुएंगे नहीं कभी उसको दोबारा। पता नहीं नाम भी क्या था उसका, हमको तो ये भी नहीं याद है। हाँ, एनालिटिकल ज्योमेट्री। कितना पाए थे? क्या बात है, हमको तो कुछ नहीं आता है उसमें, कुछ नहीं आता है। हमसे कहा गया था पढ़ाने के लिए, हम जीवन में कभी ना पढ़ाएं। BSc एल्जेब्रा हम पढ़ाते थे और बच्चे बहुत पसंद भी किए, लेकिन पिछले साल बहुत प्रेशर हो गया था। ऐसे समझिए जब हम आप लोगों को पढ़ाते तो उस समय मेरा बेटा 6 महीने का था। 6 महीना क्या 7 महीने का था। 7 महीने का बच्चा, उसको छोड़ के हम जाते थे
फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ाते थे। सुबह 4 घंटा गायब, शाम में 4 घंटा गायब, उसको लगता ही नहीं था कि उसकी माँ है भी। अरे बहुत छोटा था, बॉटल था, पीता था, सोता था दिन भर आराम से। बात उसकी ना, हमको बहुत गिल्ट लगता था फिर। अगर वो मेरे भीतर पल रहा था तब तो हम सोचे भी, जब उसको पालने वाले हैं तो फिर हम क्यों नहीं मेहनत करना। इसलिए केवल हम बीएससी फर्स्ट ईयर छोड़े थे। ऊपर से 8-8, 10-10 बैच, 10 बैच में पढ़ाने का मतलब टाइम चाहिए ना। लेकिन तब भी जहाँ भी सुकून नहीं था। वो कम हुआ तो थर्ड ईयर में 2 पेपर मिल गया था, फिर सुकून नहीं था। 2 पेपर पढ़ाते थे हम, यही दोनों, मैट्रिक स्पेस और डीजी। इस साल हम सोचे थे डीजी ना पढ़ाएं, लेकिन हमको मेरे थर्ड ईयर के ही बच्चों ने नसीहत दी, आप दोनों पढ़ाइए, क्योंकि जिस पे आप पेपर पे आपको कॉन्फिडेंस है ना, आपको किसी और का पढ़ाया समझ में भी नहीं आएगा। हो गया भाई। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस का ये एक सेट हो गया। इसमें से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। आगे चल के ये क्वेश्चंस बहुत एक्सटेंड कर जाते हैं, मतलब उसमें और बहुत सारी चीज़ें निकालनी होती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें केवल तब निकलेंगी जब आप इतना निकालेंगे। तो इसका प्रोसीजर दिमाग में रखिएगा। थ्योरम लिखिए, थ्योरम। ए बी दोनों नहीं लिखेंगे, सी एक नया टेंसर लेंगे। कल कॉलेज है क्या आप लोगों का? है तो कल 3 से 6 पढ़ लीजिए। कल 3 से 6 पढ़ लीजिए, 3 से 5 हम पढ़ा देंगे, 5 से 6 सर पढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक। 3 से 6, आज 3 से 5 है। ठीक है, तो कल मेरा 3 से 6 में 3 से 5 मेरा रहेगा, है ना। लिखिए, प्रूफ द फॉलोइंग। हाँ, थ्योरम है। प्रूफ द फॉलोइंग। प्रूफ द फॉलोइंग। प्रूफ द फॉलोइंग। पहला लिखिए, पहला GHJ GIK माइनस GHJ के GIJ इज इक्वल टू N-1 GIK। डालिए LHS लेकर के चल रहा है। GHJ GIK GHK GIJ इज इक्वल टू, देखिए ब्लैक बोर्ड पे, GHJ GIK माइनस GHJ GHK GIJ, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, इन दोनों को एक साथ लीजिए, H से H कट जाएगा,
क्रॉनिकल डेल्टा जे और जे मिलेगा, ठीक है। बचा GIK माइनस H से H कटेगा, क्रॉनिकल डेल्टा जे के GIJ, ठीक। आपको बताएं ये वेरिएबल होता है तो वैल्यू n आती है, और अगर कांस्टेंट होता है तो वैल्यू 1 आती है। चूँकि I J ये सब वेरिएबल्स हैं तो इसकी वैल्यू n आएगी। आपको बताया था jth प्लेस और j दोनों में अंतर है। jth प्लेस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो कहीं अगर आपसे कह रहा है jth प्लेस पे क्रॉनिकल डेल्टा JJ तो ये 1 होगा, लेकिन यहाँ पे तो ये वेरिएबल ही है, तो उस केस में इसकी वैल्यू n। और GIK माइनस J से J कटेगा, GIK इज इक्वल टू n माइनस 1 GIK, ठीक है। 10 कह सकते हैं GHJ GHJ GIK GHK GIJ इज इक्वल टू n माइनस 1 GIK, ठीक है। एक और देखिए, दूसरा डेल के अपॉन डेल एक्स जे GHK GPQ माइनस GHQ GPK GHJ इज इक्वल टू डेल के अपॉन डेल एक्स के GPQ माइनस डेल के अपॉन डेल एक्स क्यू GPK। दूसरा भी देख लीजिए, फिर एक साथ उतार लीजिएगा। देखिए LHS लेकर के चल रहे हैं इसमें भी। LHS इज इक्वल टू डेल के अपॉन डेल एक्स जे GHK GPQ माइनस GHQ GPK GHJ, ठीक है। सबका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू डेल के अपॉन डेल एक्स जे GHK GPQ GHJ, इसका भी और इसका भी इसमें मल्टीप्लाई किए, ठीक। माइनस डेल के अपॉन डेल एक्स जे GHQ GPK GHJ, ठीक, इज इक्वल टू डेल के अपॉन डेल एक्स जे, H से H कटेगा, क्रॉनिकल डेल्टा JK आएगा GPQ, ठीक, माइनस डेल के अपॉन डेल एक्स जे, H से H कटेगा, क्रॉनिकल डेल्टा JQ GPK, ठीक है। इसको देखिए, डेल के J से J कटेगा, J ऊपर J नीचे, जगह कौन लेगा? K। खेल चल रहा है बस, ऊपर नीचे वाला कट गया, उसकी पोजीशन ये ले लिया, ठीक है। साथ में आएगा GPQ माइनस J से J कटेगा, जगह कौन लेगा? Q। डेल के अपॉन डेल एक्स क्यू GPK, खेल था, ये ऊपर था ये नीचे था, डमी बन करके कट गया। क्यों? आप लोग देखिए, इस चीज को ऐसे समझिए, क्रॉनिकल में बैठाइए वही ऑफिस में, राममिलन जी बैठाइएगा। देखिए ये आप बता रही हैं, ये चीज़ कह रही है ना,
डेल के अपॉन ये जी एच जे जी एच क्यू इज इक्वल टू, सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है तो क्रॉनिकल डेल्टा, एच से एच कटेगा, क्रॉनिकल डेल्टा जे क्यू आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे हम आपको ये समझाने चल रहे थे कि ये एक्चुअली कैसे होता है। डेल के अपॉन डेल एक्स जे क्रॉनिकल डेल्टा जे क्यू इज इक्वल टू डेल के अपॉन डेल एक्स जे, इसकी जगह लिख सकते हैं डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स क्यू, कटेगा आएगा डेल के अपॉन डेल एक्स क्यू, डेल के अपॉन डेल एक्स क्यू। ये एक्चुअली में ये प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, नीचे लिखेंगे हैंस, तुरंत आपको मिल जाएगा डेल के अपॉन डेल एक्स जे जी एच के जी पी क्यू माइनस जी एच क्यू जी पी के जी एच जे इज इक्वल टू डेल के अपॉन डेल एक्स के जी पी क्यू माइनस डेल के अपॉन डेल एक्स क्यू जी पी के। ठीक है, उतारिए। एक होमवर्क लेते जाइए, जी आई जे इज इक्वल टू एन। डायरेक्ट करना जानते हैं ये आप लोग, क्रॉनिकल डेल्टा में कन्वर्ट होगा, अभी कहीं कहीं बताए थे। हो जाएगा, उतार लीजिएगा। जब आप उतार लीजिएगा तो कैमरा बंद करिएगा, उतारने के बाद। कल 2 घंटे का क्लास है, ठीक है। केमिस्ट्री को आपकी रखी हो साल पर केमिस्ट्री का साल का नहीं किया है। हाँ। नहीं केमिस्ट्री का थर्ड ईयर का सेकंड सेकंड ईयर का। हाँ लेखा कौन ले लिया है कल लिखाना है कल लिखाना है। हाँ
थे वो